देखिए स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन सबको दिख रहा है। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? देखो आप लोग का माइक ऑन है, ठीक है, तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ठीक। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है इंथैल्पी को। बेसिकली डिफाइंस इंथैल्पी। ठीक है, अभी इंथैल्पी क्या होता है? तो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडेड और हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इंथैल्पी जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शंस में इंथैल्पी यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहाँ भी रिएक्शंस होता है तो वो सबसे पहले रिएक्शंस लैब में किया जाता है, जो भी प्रैक्टिकल है हमारा या जो भी रिसर्च वर्क होता है केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले लैब में काम किया जाता है। तो लैब में या यूँ कहे कहीं पे भी आप चले जाइए नॉर्मल जगह पे, तो आपको हर जगह जो प्रेशर दिखेगा वो प्रेशर आपको 1 एटीएम का प्रेशर दिखेगा, या पी जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1 एटीएम। 1 एटीएम कह लीजिए, चाहे तो 1 बार कह लीजिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म के वजह से, ये कांस्टेंट वैल्यू के वजह से हम हर जगह पे इंथैल्पी लेते हैं। तो इंथैल्पी का डेफिनेशन होता है enthalpy is defined as the composition of internal energy and the product of pressure and volume. It is denoted by H. ठीक है, ये इसका डिनोशन है, ये इसका डेफिनेशन है। अभी तो H इज इक्वल्स टू, अभी हम डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो H इज इक्वल्स टू, इंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फॉर चेंज फॉर सिस्टम चेंज या फॉर चेंज इन सिस्टम, फॉर चेंज इन सिस्टम। अगर चेंज इन सिस्टम हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अभी ऐसा क्यों लिखे? पी में हम लोग, प्रेशर में हम लोग चेंज क्यों नहीं लिखे? तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? इंथैल्पी वो हीट कंटेंट है किसी भी बॉडी का जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा, ये प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना है, इस वजह से इसमें डेल्टा पी नहीं लिखे हैं। where H
H and delta H. H is equals to enthalpy and change in enthalpy. ठीक है, ये H के लिए हो गया. इसके बाद E and E is equals to internal energy and change in internal energy. उसके बाद P is equals to pressure. इसके बाद V and delta V is equals to volume and change of volume. ठीक है, ये इसका नोटेशंस का साइन हो गया कि क्या किस चीज के लिए है. डेल्टा H, डेल्टा E और ये हो गया आपका डेल्टा V. ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हीट कैपेसिटी कैसे देते हैं, C के मदद से. देख, चूंकि वहां वॉल्यूम था तो हम लोग V लेते थे, यहाँ पे प्रेशर है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, P लेंगे. ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे. The rate of change of enthalpy or energy with temperature is called heat capacity at constant pressure. ठीक है, the rate of change of enthalpy or energy with temperature is called heat capacity at constant pressure. ठीक है, ये heat capacity at constant pressure का definition हो गया. इसका it is denoted by Cp. ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा जैसे हमने Cv में देखा था. तो Cp इज इक्वल टू, अब देखिए वहां पे CV में हमने जो भी देखा था, CV में क्या था हमारा, तो CV बराबर था DE अपॉन DT. ठीक है, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखा था V. तो चूंकि वो वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वहां पे हम इंटरनल एनर्जी ले रहे थे, यहाँ पे हम एंथैल्पी ले रहे हैं. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, Cp इज इक्वल्स टू DH डिवाइडेड बाय DT. ठीक है, तो हीट जो यहाँ पे है, इंथैल्पी जो है वो चेंज कर रहा है, किसके वजह से चेंज हो रहा है, तो इस टेम्परेचर के वजह से चेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी है. क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P को बेस में लिखेंगे. ठीक है, जो भी चीज बेस में रहता है उसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है, वो सिस्टम में चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए. देन एक रिलेशन है, Cp is always greater than Cv. The relation between Cp and Cv. Cp minus Cv is equals to R. R यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है. चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हम गैसियस सिस्टम्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे R लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एंड
एक सेकंड, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तो सबको क्लियर है? एक बार बोर्ड देख लीजिए। बाकी लोग भी बोर्ड देख लीजिए। बाकी लोग को 3 लोगों का आया सिर्फ। हक हो गया? क्लियर है सबको? अर्चना, सीमा, कोमल, ठीक है। देखो यहाँ जो फॉर्मूला हमने यूज किया है Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज, इस जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि हमने P डेल्टा भी पढ़ा है ना आगे, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको पूछेगा कि रिलेशन जो आपको दिया गया, जैसे मान लो मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं, देखो मैं यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, ये 2 है,
ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। अभी क्वेश्चन कैसे देगा कि विच रिलेशन इज करेक्ट करके, ठीक है। विच रिलेशन इज करेक्ट का मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन देंगे। जैसे देखिए मैं दिखा देता हूँ कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई माइनस डेल्टा डब्ल्यू, पहला ऑप्शन दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये आपका तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद इसी तरीके से चौथे में भी कुछ ना कुछ चेंज करेगा। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब बोलेगा चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको टिक करना है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो भी फॉर्मूलाज है ना, बस आप ध्यान रखोगे कि हाँ यहाँ तो तीसरा सही है क्योंकि अभी पढ़ाया है। तो आप ध्यान रखोगे थर्मोडायनेमिक्स जितने भी फॉर्मूले आएंगे हर किसी का ऑप्शन इसी तरीके से पूछता है। मतलब कोशिश में रहेगा कि एक से दो क्वेश्चन आपको ऐसा आना ही आना है, ठीक है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। कौन बताएगा। गैस कांस्टेंट का वैल्यू कौन बताएगा, किसको पता है। चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। क्या ये वैल्यू सही है। देखो मैंने आंसर कुछ लिखा है, क्या ये वैल्यू सही है क्या। बताइए। बबीता आपका एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। एक जीरो हटा दोगे तो आंसर चला आएगा। बाकी लोग कहाँ, चलो कहाँ पे 8 के पहले जीरो आप लगाए हो वो वाला बोल। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको एक इमेज अभी सेंड करूंगा, ठीक है, ग्रुप में। आपको सभी वैल्यूज याद रखने हैं,
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। मैं अभी एक इमेज सेंड कर रहा हूँ। बबीता का आंसर ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सबके व्हाट्सएप में चला गया। ठीक है, आपका का आंसर है, संदीप है। ठीक, देखो सबको अपना अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, या क्लास के बाद चेक कर लोगे। और एक चीज और, जो भी उसमें वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में दिया है आर का वैल्यू, देखिए आर का वैल्यू उसमें मेरे ख्याल से 2 वैल्यूज हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको याद करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला याद मत कर लेना, और लेफ्ट हैंड साइड का आपको सभी याद करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला, फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, लेकिन हम कल आपसे सारा पूछेंगे। ठीक है, हम आपको यूनिट्स बताएंगे और आपको वैल्यू बताना होगा। क्लियर है सबको होमवर्क? चलिए आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। कैसे कुछ बोलना है क्या? माइक ऑन किया। थर्मोकेमिस्ट्री, अभी देखिए थर्मोकेमिस्ट्री का हम मतलब समझ ले पहले। तो थर्मो का तो हमको मतलब पहले से पता है, थर्मो इज अ वर्ड रिलेटेड टू थर्मल। ठीक है, उसके बाद थर्मो जो है, थर्मल जो है, ये भी वर्ड है रिलेटेड किससे है, तो हीट से। ठीक, अब केमिस्ट्री जो इंक्लूड किया गया है, बेसिकली यहाँ पे क्यों इंक्लूड किए हैं, तो हमको केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं इसीलिए। ठीक है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, हर केमिकल रिएक्शंस में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी या तो सिस्टम में जाता है, मतलब रिएक्शन में जाता है, या तो रिएक्शन से निकल के बाहर आता है। ठीक है, तो उन सभी एनर्जीज को यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में डिफाइन किया जाता है। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, खाना बना रहे हैं, तो जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है, उससे एनर्जी जो है वो जा रहा है किसमें, तो हमारे बर्तनों में जा रहा है, और तब जाके हमारा खाना पकता है। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन से रिलेटेड जो भी एनर्जी है, उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और इस पूरे ब्रांच को थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हीट, स्टडी ऑफ हीट रिलेटेड विथ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ साइंस related with the heat changes during a chemical reactions is called thermochemistry, is called thermochemistry। ठीक है,
अभी एक बार बताइए, थर्मोकेमिस्ट्री में हीट्स को कैसे डिफाइन, मतलब किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन बता सकता है किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया होगा? चलो मैं लिख रहा हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री कौन बता रहा है, कोई बता रहा है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री इज, सबको पता होगा, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट एक्सोथर्मिक और सेकंड एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अभी इस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को ही हम पढ़ेंगे इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में। तो थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जैसे हेस लॉ। हेस लॉ आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक। और सेम चीज पढ़ना है जो हमने वहां पे साइकिल पढ़ा था हेस लॉ में, NaCl का जो साइकिल पढ़े थे, ठीक है, वही चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो मैं उस चीज को यहाँ पे मतलब हटा दूंगा, आप नोट्स में अपना या तो सेकंड जो अभी नोट्स बना रहे हो उसमें आप लिख लोगे उसी चीज को, ठीक है। हालांकि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप लिखेंगे उसी चीज को जो आपका टॉप नोट्स है वहाँ का। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कौन समझाएगा, किसको पता है जरा सा भी कि एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक किसको कहते हैं? कौन बतलाएगा? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है? अरे कोई तो बताओ, सब शांत रहता है। चलो देखो, मैं ही दिखा देता हूँ, बतला देता हूँ। चलिए, कोई तो माइक ऑन किया, बोलो। सर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन एक्सोथर्मिक में हम लोग हीट बाहर से देते हैं और इंडोथर्मिक में हीट हम लोग अंदर से देते हैं। ठीक उल्टा है, जो बोले हो ठीक उल्टा है। इंडो मतलब अंदर ना होता है सर, तो हम लोग हीट अंदर से ना देंगे। हीट अंदर से देते नहीं है, हीट क्या बोलते हैं, हीट सिस्टम में जाता है, ठीक है। अच्छा। सिस्टम से हीट निकलेगा तो एक्सोथर्मिक, सिस्टम में हीट जाएगा तो एंडोथर्मिक। अब जैसे देखो, मैं दो एग्जांपल देता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आइस क्यूब है, ठीक है, ये हमारा आइस क्यूब, और ये हमारा फायर, आग, ठीक है। अब देखो, जब बर्फ पिघल रहा है, मान लीजिए ये हमारा बर्फ है, ये पिघल के पानी में बदल रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पिघल रहा है, पिघल के पानी में बदल रहा है, ठीक। अब आप एग्जाम्पल देखिए, बर्फ आप अपने फ्रिज से निकालते हो तो क्या उसको एक्स्ट्रा आग देने, मतलब हीट देने की जरूरत है क्या? हम उसे एक्स्ट्रा गर्म करते हैं क्या उसको पिघलाने के लिए? बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। वो खुद ब खुद पिघलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर, वो क्या कर रहा है, एयर से हीट जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आइस क्यूब है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम, ठीक है। अब बर्फ क्या हो रहा है, पिघलने के लिए एयर से हीट ले रहा है, तो यहाँ पे आइस क्यूब जो हो गया, बर्फ हो गया, वो मेरा सिस्टम हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सिस्टम में एनर्जी जा रहा है, उसके अंदर में एनर्जी जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक।
और आग है तो आग कैसा दिखता है, एकदम लाल 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 पूरा। हम क्या करते हैं, आग के पास में जाएंगे तो हम दूर से ही हाथ सेकते हैं। क्या कभी हम आग के ऊपर जाके बैठे हैं? कभी नहीं बैठते। ऐसा थोड़ी है कि आग सेकना हो तो हम जाके आग के चूल्हे में बैठ जाएंगे, हम दूर से ही आग सेकेंगे। इसका मतलब है कि उस आग से हीट एनर्जी बाहर की ओर निकल रहा होगा, तभी तो हम दूर से हाथ सेकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि हाथ जाके घुसा देता आग में। तो इस प्रोसेस में क्या है कि ये हमारा सिस्टम है, जो फायर जहाँ लगा हुआ है वो हमारा सिस्टम है। तो इस सिस्टम से हीट जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये हमारा एक्सोथर्मिक कहलाता है। अभी फर्क समझ में आया? फर्क अभी समझ में आया सबको एंडो और एक्सो का? क्या समझ में आया? बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? आप खाली बबीता का ही आंसर आता है पहले। बाकी लोग भी रिप्लाई करो, अच्छा लगता है रिप्लाई करते हो। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपका होमवर्क रहेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। 2 होमवर्क हो जाएंगे आपके। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड joining is endo or exo? एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि जब बॉन्ड टूट रहा है तो, और जब बॉन्ड टूट रहा है तब वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। मैं बोर्ड आपको शेयर कर दूंगा तो आप इसमें से अपना होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो आप होमवर्क करके अपना अपना होमवर्क करके मुझे ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है।